फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल चलो देखे किस्सा पर। आपने अब तक देखा कि प्रज्ञा किस प्रकार अपने पति को अस्पताल ले जाती है, एडमिट करवाती है और उसकी देखभाल करती रहती है। कभी उसके लिए दवाई तो कभी उसके लिए खाने के लिए भागदौड़ करती रहती है। फिर डॉक्टर एक पर्ची पे दवाइयाँ लिखता है, जिसमें से जो दवाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो उसे नहीं मिलती। तभी उसकी मुलाकात प्रतीक से होती है और प्रतीक नोएडा जाके वो दवाई लाता है। बीच में कई बार रमेश से बातचीत होती है, उनके बीच की दूरियां कुछ कम हो जाती है और एक अनोखा सा रिश्ता उनके बीच पनप जाता है। इसी बीच रमेश की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, वेंटिलेटर पे रखना पड़ा और अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था। तब जाके प्रतीक ने बताया कि पास में ही एक अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध है, तो हम अपने भाई और आपके पति को वहां शिफ्ट करवाते हैं। ये सुनकर प्रज्ञा के जान में जान आ गई और उसने हाँ में सर हिला दिया। फिर अगले दिन प्रतीक ने अपने भाई को शिफ्ट कराया और रमेश को भी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवाया। लेकिन ईश्वर को जो मंजूर था उसके आगे किसकी चलती है। आखिरकार रमेश की मौत हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि आई एम सॉरी, हम इसे नहीं बचा पाए। अब प्रज्ञा ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अब क्या होगा उसका और क्या करेगी वह, यही उसके दिमाग में चल रहा था और उसके आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वो गिर पड़ी नीचे। इतने में प्रतीक ने उसे संभाला और कोरोना का टाइम होने के वजह से उस समय जो रमेश की पार्थिव बॉडी थी उसे घर भी नहीं ले जा सकते थे। वहां से सीधा अस्पताल से शमशान ले गया गया और प्रतीक ने प्रज्ञा के पति की अंतिम संस्कार करवा के प्रज्ञा के साथ प्रज्ञा के घर आया। उसने देखा प्रज्ञा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, वो अपने सुध में भी नहीं है और ऐसे में प्रतीक अगर उसे छोड़ के चला जाता तो वो अपना ख्याल नहीं रख पाती। फिर प्रतीक ने प्रज्ञा की रसोई में गया, चाय बनाई, चाय बना के खुद भी पी और प्रज्ञा को पिलाया और उसे समझाने लगा। फिर प्रतीक ने खुद से ही उसके घर में दाल चावल बनाया और उसे खिलाकर वो प्रज्ञा के घर से निकल गया। कुछ समय बीता, जैसे कि 3-4 दिन 10 दिन बीते, तब जाके थोड़ा सा प्रज्ञा को चेतना आया और उस दुख से उभर पाई। तब उसे याद आया, वो सोचने लगी कि इस 8-10 दिन के अंदर तो उसने प्रतीक से बात ही नहीं करी। ना प्रतीक का फोन आया, ना प्रतीक मिलने आया। वो ठीक तो है। वो थोड़ा सा घबरा गई और उसने प्रतीक को फोन मिला दिया। ये क्या था, प्रतीक का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसने कई बार प्रतीक को फोन मिलाया लेकिन हर बार आगे से फोन स्विच ऑफ आ रहा था।
प्रज्ञा और घबरा गई। वो भागती हुई हॉस्पिटल गई, जहां प्रज्ञा के पति और प्रतीक के भाई का इलाज चल रहा था। वहां पे एक नर्स थी, जिससे इन दौरान प्रज्ञा और प्रतीक की जान पहचान हो गई थी और प्रज्ञा उसको अम्मा अम्मा करके बुलाया करती थी। प्रज्ञा ने उस नर्स को देखा और भागती हुई उनके पास गई। प्रज्ञा ने बोला, अम्मा, आपको याद है वो लड़का प्रतीक जो मेरे साथ अपने भाई का इलाज करवा रहा था? अम्मा ने कहा, हाँ बेटा, उसके भाई का भी इलाज चल रहा था और उसका भाई भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। हाँ बेटा, उसके भाई का भी इलाज चल रहा था और उसका भाई भी कोरोना के वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद बेचारे प्रतीक को ही कोरोना हो गया और वो भी अब एडमिट है। लेकिन दुख की बात तो यह है बेटा कि उस समय वो अपने भाई की देखभाल करता था, लेकिन आज उसके देखभाल के लिए कोई नहीं है। ये सुनकर प्रज्ञा को अपने आप पे बहुत गुस्सा आया और बहुत बुरा लग रहा था कि जिस आदमी ने उसका इतना ख्याल रखा और जब उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा तो वो उसके साथ नहीं थी। उसने उस नर्स से कहा, अम्मा, क्या मैं देख सकती हूँ प्रतीक को? नर्स ने कहा, बेटा, तुझको तो पता ही है कि कोविड वार्ड में जाना अलाउड नहीं है। प्रज्ञा ने अपने मन में सोचा कि अब तो मेरे लिए कोई है ही नहीं, जो मेरा था वो भी जा चुका, जिसने मेरी मदद करी वो भी आज मुश्किल के घड़ी में मुझे छोड़ के जा रहा है। उसने ठाना कि नहीं, मैं प्रतीक की मदद करूंगी और प्रज्ञा ने केयर टेकर के नाम से प्रतीक के डायरी पे अपना नाम लिखवा लिया। अब प्रतीक का देखभाल करने के लिए प्रज्ञा ने ठान लिया और वो देखभाल करने लगी। जब जो डॉक्टर दवाई लिखता वो भाग के लेके आती, प्रतीक के लिए खाना लेके आती और थक हार कर रिसेप्शन पे बैठ जाती और बाहर से ही प्रतीक को देखती रहती। कुछ दिन बीते तो प्रतीक की हालत में सुधार आया थोड़ा सा। ये सुनकर प्रज्ञा बहुत ज्यादा खुश हुई। देखते देखते एक दिन ऐसा आया कि प्रतीक की हालत में काफी सुधार आ गया और वो अच्छा महसूस करने लग गया। ये सुनकर प्रज्ञा और ज्यादा खुश हो गई। जब प्रतीक का कोरोना टेस्ट फिर दोबारा कराया गया तो प्रतीक अब कोरोना नेगेटिव आया था। ये सुनकर तो मानो कि प्रज्ञा को इतनी खुशी हुई कि वो फूले नहीं समा रही थी। जब प्रतीक पूरी तरह ठीक हो गया तो ये दोनों घर आए, ईश्वर से कामना करी और दोनों ने एक साथ बैठकर बातचीत की। तो प्रतीक ने पूछा कि तुम ठीक हो ना? तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बाकी ईश्वर के लिखे को कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो गया। इस पर प्रज्ञा ने कहा कि हाँ, ईश्वर के लिखे को कौन टाल सकता है।
आपके साथ इतना कुछ बीत गया लेकिन आपने मुझे फ़ोन तक नहीं किया, मुझे बताया तक नहीं। इस पर प्रतीक ने कहा, कैसे बताता, आपके ऊपर तो वैसे ही गमों का बादल छाया हुआ था, आप तो वैसे ही रमेश जी की मौत से उभरी नहीं थी, इतने में मैं आपको कैसे परेशान और कर सकता था। फिर प्रज्ञा बोल पड़ी, अगर आपको कुछ हो जाता तो। इतने में सन्नाटा छा गया, दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद प्रतीक बोला, कुछ हो जाता तो हो जाता, वैसे भी मेरा कौन है इस दुनिया में, एक भाई था वो भी मुझे छोड़ गया। प्रज्ञा बोली, मेरा क्या होता, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा कौन ख्याल रखता। और इतना कह के प्रतीक के गले से लिपट गई। दोनों एक दूसरे में जकड़ गए और दोनों खुशी का अनुभव लेने लगे। फिर क्या था, आगे चल के दोनों ने अपने घर वालों के सहमति के अनुसार विवाह किया। तब तक कोरोना का भी मुसीबत टल चुका था और 3-4 साल बीतने के बाद आज दोनों के 2 बच्चे हैं और दोनों अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं। और ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि लाख मुसीबत झेलने के बाद आज उनकी जिंदगी में खुशियां हैं। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इससे भी बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए हमारे चैनल चलो देखे किस्सा को, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।